प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम नेक्स्ट वर्कशीट करने वाले हैं और ये एक असेसमेंट वर्कशीट है क्लास 10 के लिए और ये प्रिस्क्राइब्ड है 15/11/2021 के लिए। अभी असेसमेंट वर्कशीट है तो यहाँ पे आपको असेस किया जा रहा है कि आपने जो अब तक पढ़ा है वो आप ढंग से समझ पाए हैं और कर पाएंगे एग्जाम में कि नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है, रीडिंग सेक्शन भी है, जिससे आपको सबका प्रैक्टिस हो जाए। चलिए हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने इस पैसेज को पढ़ना है और हमें जो क्वेश्चंस है उसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसमें से हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। पढ़ते हैं इसको। क्लाइमेट चेंज इज अ शिफ्ट इन द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट जो चेंज होता है, अब हमारा एक वेदर कंडीशन भी चेंज हो गई है। आपने देखा होगा कि अब कुछ वेदर जैसे हम पहले होता था उस तरह से वेदर अब नहीं आता है। अपने आप ही कभी कभी कभार जो है बारिश हो जाती है, रेनी वेदर नहीं होता तब भी। ठीक है। तो जो ये जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी आर नाउ सीइंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। ये इसका कारण कौन है? इस क्लाइमेट को चेंज करने का कारण कौन है? क्योंकि ह्यूमंस जो है वो ऑयल यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज में और ट्रांसपोर्ट में और व्हीकल्स चलाने में। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, उसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूल यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, गैस यूज हो रही है, कोल यूज हो रही है घरों में और फैक्ट्रीज में। तो व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं बेटा। ठीक है। तो जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, आपको पता है जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर जो फ्यूल है वो बर्न करता है। तो जब वो बर्न करता है तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं और सबसे ज्यादा कौन सी गैस है जो रिलीज होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब ये क्या है? ये दीज गैसेस ट्रैप द सन्स हीट। ये सन की हीट को वापस नहीं जाने देती है, सन की हीट को। जैसे क्योंकि बहुत ज्यादा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में भर गया है तो एक लेयर सी बन गई है जिससे जो सन की रेज आती है वो नीचे ट्रैप हो जाती है। इससे क्या होता है? जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हमारा टेम्परेचर जो है अर्थ का बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, सर्दियां कम हो जाएंगी। द वर्ल्ड इज नाउ वार्मर। अब जो हमारा जो प्लैनेट है अब वो पहले से ज्यादा गर्म हो गया है। जैसे कि वो 19th सेंचुरी में था उससे ज्यादा अब गर्म हो चुका है। अब हम 20th सेंचुरी में है तो ये इससे ज्यादा गर्म हो चुका है। ठीक है, 19th सेंचुरी से। एंड द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज राइजन टू 50%। और जो अमाउंट ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कम से कम 50% बढ़ गई है। ठीक है, जितनी वो पहले हुआ करती थी उसका 50% और बढ़ गया है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटेंस। इतना ज्यादा जो हमारे वेदर में अजीब सा चेंज आ रहा है, ऑलरेडी बहुत सिवियर हो चुका है, बहुत खतरनाक हो चुका है। और जिससे क्या हो रहा है? हमारी लाइफ को एक थ्रेट हो गया है, हमारे लिवलीहुड को, हमारी जीविका को एक एक थ्रेट हो गया है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। विथ फर्दर वार्मिंग, और अगर इस तरह से वार्मिंग बढ़ती रही तो क्या हो जाएगा? सम रीजन्स वुड बिकम इन इन सॉरी अनइनहेबिटेबल। तो क्या हो जाएंगे? कुछ जो रीजन्स हैं, कुछ जो जगहें हैं, कुछ जो एरियाज हैं हमारी प्लैनेट के, वो रहने योग्य नहीं रहेंगे। इनइनहेबिटेबल मतलब, अनइनहेबिटेबल मतलब, इनहेबिट मतलब रहना, तो अनइनहेबिटेबल मतलब वो रहने योग्य ही नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। एज फार्मलैंड्स टर्न इनटू डेजर्ट, क्योंकि जो फार्मलैंड्स है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर तो ये होगा ही कि वो जो डेजर्ट्स कभी रहने लायक तो होता नहीं है, तो वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रहेगा। इन अदर रीजन्स द ऑपोजिट इज हैपनिंग। और कुछ रीजन्स में उल्टा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? कि वहां पे ज्यादा ही रेनफॉल हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, फ्लड आ जाती है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा था चाइना में, जर्मनी में और नीदरलैंड्स में। और ये कहाँ से लिया गया? ये BBC न्यूज में से इस एक्सट्रैक्ट को हमने वहां से कैरी किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रेपिडली बिकॉज। क्लाइमेट में चेंज क्यों आया है? इतनी जल्दी जल्दी जो क्लाइमेट के चेंज हो रहे हैं उसका रीजन क्या है? ठीक है, इसके आंसर्स हम देखेंगे क्या हो सकते हैं। ह्यूमन बींग्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। फैक्ट्रीज को चलाने के लिए और व्हीकल्स को चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स जो है वो फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। When burned, these fossil fuels release large amounts of gases like CO2। जब ये fossil fuel जलते हैं तो ये भारी मात्रा में CO2 को रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द सन्स हीट एंड रेज द प्लैनेट्स टेम्परेचर। जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ये CO2 जो है, ये एक ऐसा ट्रैप बना देती है कि सन की हीट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी बात सही है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन बन जाता है डी ऑप्शन।
नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 एंड 2। अब हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, उसके हिसाब से हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको देखना है। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज राइजन अप बाय 50%। जो पहले CO2 का जो था, जितनी भी वेटेज थी, जितना भी था, अब वो 50% और बढ़ गया है। ठीक है, हम पैसेज में पढ़ा था। एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड इज बिकमिंग कूलर, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा प्लैनेट है, वो ठंडा पड़ रहा है, ठंडा होता जा रहा है उसका एटमॉस्फेयर। तो साफ-साफ नज़र आ रहा है, पहली वाली बात सही है, दूसरी वाली बात गलत है। तो हम फर्स्ट को तो फॉल्स कह ही नहीं सकते, ठीक है? फर्स्ट फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 2। फर्स्ट से दू जो फर्स्ट है, उसके से निष्कर्ष निकलता है 2 का बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अर्थ का टेम्परेचर और गर्म हो रहा है, ठीक है? सेकंड इज़ फॉल्स एंड फर्स्ट इज़ ट्रू। एब्सोल्यूटली आपका जो सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही आंसर है कि सेकंड जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल टू लिव इन। ऐसा वर्ड ढूंढना है आपको पैसेज में जिसका मतलब बनता है कि वो जगह रहने योग्य नहीं है। खतरनाक, थ्रेटनिंग, वार्मिंग, गरम, फ्लडिंग, बहुत फ्लड आ रहा है, लेकिन जो वर्ड का मीनिंग है वो है अनइनहेबिटेबल, कि ये घर, ये जगह रहने योग्य नहीं है। तो आपका आंसर है इसमें डी ऑप्शन। तो ए का हो गया डी, बी का हो गया सी, ठीक है, और आपका सी का हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा इस पैसेज से रिलेटेड नहीं है, हमारा एक राइटिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर है, तो उस फॉर्मल लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल डिटेल इन अ कंप्लेंट लेटर। अगर हम एक कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो इसमें से कौन सी डिटेल जरूरी नहीं है? प्रोडक्ट का नंबर, जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है उसको हम कंप्लेंट लिख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट गलत है, तो प्रोडक्ट नंबर तो चाहिए ही चाहिए। कैश मेमो नंबर, जिसको हमें बिल मिला है उसका भी एक नंबर होता है, उसको कैश मेमो नंबर बोलते हैं, वो भी चाहिए ही चाहिए। किस दिन आपने खरीदा था, वो भी डेट ऑफ परचेज आपको बताना पड़ेगा कि इस दिन मैंने इस बिल नंबर पे ये प्रोडक्ट खरीदा था, तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन का पार्ट बन गया डी पार्ट। अब आ गया एक और राइटिंग स्किल पे बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ अ लेटर टू द एडिटर? अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो सीक्वेंस क्या होगा कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा या फिर क्या आएगा? ठीक है, तो हमें सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम क्या मैटर है, किसके बारे में एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। फिर हम कंक्लूजन बताएंगे, एक्सपेक्टेड हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एडिटर से। पहले हम कंक्लूजन बताएंगे, फिर हम कहेंगे कि हम एडिटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर हम बताएंगे कि हमारा पर्पस क्या था। हमने सब कुछ कर लिया लेकिन पर्पस तो बताया ही नहीं, तो सीक्वेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, पहले हम पर्पस बताएंगे, फिर डिटेल बताएँगे, ठीक है? फिर कंक्लूजन बताएँगे और साथ में ये बोलेंगे कि हम एडिटर से क्या चाहते हैं, ठीक है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले पर्पस बताना है बेटा आपको, फिर आपको डिटेल बतानी है कि हम किस मैटर में बात कर रहे हैं, फिर हम कंक्लूजन के साथ हम ये बता रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर के एडिटर से क्या हेल्प चाहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में पहले कंक्लूजन बताने के लिए कह रहा है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया डी और आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। ये आ गया ग्रामर का क्वेश्चन, ये डिटर्मिनर्स में से जो आपके सिलेबस में है, ठीक है? ओनली डैश स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ गिवन टाइम। देखो बेटा, द फ्यू जो होता है ना, होता फ्यू मतलब कम ही है, लेकिन द फ्यू होता है जितना है सारा का सारा। अगर मैं आपसे बोलूं द फ्यू शॉप्स इन माय लोकेलिटी आर क्लोज्ड, तो जितनी भी है सारी की सारी बंद है। द फ्यू मतलब कम लेकिन सारा का सारा, लेकिन यहाँ पे ये वाला सेंस नहीं आ रहा है। अगर आप हम यहाँ पे आंसर आएगा हमारा अ फ्यू। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अ फ्यू मतलब कुछ ही लोग इसको सॉल्व कर पाए। ओनली मेनी आपको पता है नहीं आता है। ओनली अ लिटिल, लिटिल जो आता है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है बेटा? यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं इंक्लूडिंग अनसीन पैसेज, ठीक है? अब हमारा एक फिफ्थ क्वेश्चन है इस पेज पे। यू डैश लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट। ये हमारा मॉडल्स पे बेस्ड आ गया। आपका मॉडल्स भी आपके सिलेबस में है। मैंने सारी वीडियोस अपलोड की दी हैं ग्रामर की भी, आप देख लीजिए उनको, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यू डैश लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट। जब तक कल्प्रिट, जब तक जो है इसका विक्टिम वो पकड़ा नहीं जाता है, आप इस टाउन को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इट वुड बी कैन नॉट। शुड नॉट नहीं छोड़ना चाहिए, जरूरत नहीं है, नीड नॉट, मे नॉट भी गलत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए इस पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। तो सारी ग्रामर इंक्लूड कर ली गई है, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखें,
सारी ग्रामर को इंक्लूड कर लिया गया है। हमारा क्वेश्चन है डिस्प्लेस which option displays the correct change of the following to reported speech? हमारा कौन सा ऑप्शन सही है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए? हमारा क्वेश्चन है he said रेनू met her cousins in a wedding last week। आपको पता है बेटा, रेनू met ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। दैट मींस आपके पास आना चाहिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मीट की थर्ड फॉर्म मेट ही होती है, सेकंड भी मेट, थर्ड भी मेट। तो हैड मेट वाला ऑप्शन देख लीजिए, आपको हैड मेट वाला कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? हाँ, आपको हैड मेट वाले आखिरी के दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? दैट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफ जो आता है वो क्वेश्चन वाले में आता है, तो इफ तो हम नहीं लगा सकते हैं, तो दैट वाला आंसर हमारा सही है। अब हम पूरा आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। ही सेड दैट रेनू हैड मेट हर कजन इन द वेडिंग द प्रीवियस वीक, और उन्होंने लास्ट वीक का इन्होंने प्रीवियस वीक भी कर दिया है। इस हिसाब से हमारा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अभी लिटरेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पहले हम समझना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में से है। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसको वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था। तो वांडा का नाम आते ही आप समझ गए हैं, ये 100 ड्रेसेस ट्रू है। और यहाँ पे शी कौन है? शी जो है वो मेडी है, क्योंकि मेडी जो थी, जब उसको पता चला था कि वांडा जो है वो अपना ये जो वांडा और उसकी फैमिली ये घर बार छोड़ के जा रही है, तो उसको बहुत दुख हुआ था। ठीक है, चलो शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसको ढूंढना था वांडा को। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, उसको लगा था क्या पता अभी भी वो वहीं हो, अभी गए नहीं हो उस घर को छोड़कर। उसको लगा था कि शायद पेगी भी उसके साथ चलेगी। कहाँ पर? हाइट्स पे। कौन सी हाइट्स की बात हो रही है? बॉगिन हाइट्स की, जहाँ पे वांडा रहा करती थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वो कहाँ रहती थी, तो वो है बॉगिन हाइट, BOGGINS। ठीक है, एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो बताना चाहती थी कि तुम कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो, क्योंकि आपको याद है ड्राइंग कॉन्टेस्ट में उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी, जिसमें उसको नंबर 1 पोजीशन आया था। वो उसको बताना चाहती थी दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट, उनको लगता है कि वो स्मार्ट है, एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। वो ये सब बातें बताना चाहती थी कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, वो स्मार्ट है, और जो उसने ड्रेसेस बनाई हैं वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई डिड मेडी वांट टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की? वो उसको क्यों ढूंढना चाहती थी? उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए? नो। उसको टीज करने के लिए उसकी 100 ड्रेसेस के ऊपर? नो। टू कंग्रेचुलेट हर फॉर विनिंग द कॉन्टेस्ट? यस। और नन ऑफ द अबव, तो हम सी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, कि वो उसको बताना चाहती थी कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, आपको आरटीसी में भी ऊपर नजर आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे ही रिलेटेड, इसी आरटीसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलने वाला है। सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स वांडा पेट्रोन्स्की। तो इन वर्ड्स में से, इन सारे वर्ड्स में से हमें ऐसे वर्ड सेलेक्ट करने हैं जो वांडा को डिस्क्राइब करते हैं, वांडा के बारे में बताते हैं। तो वो क्या क्वाइट थी? वो शांत थी? बिल्कुल थी। क्या वो राउडी थी? राउडी का मतलब होता है कि बहुत शोर शराबा मचाने वाली थी? बिल्कुल नहीं थी। क्या वो असर्टिव थी? असर्टिव का मतलब होता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी? नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो नहीं था। ठीक है, क्या वो स्मार्ट थी? हाँ भाई, स्मार्ट तो थी। स्मार्ट इन द सेंस, स्मार्ट हम ये नहीं कहते हैं कि कपड़ों से या देखने में कोई स्मार्ट हो, जो वैसे स्मार्ट हो कि भैया मुंह से ना बोल रहा है लेकिन उसके एक्शन बोल रहे हैं। वो मुंह से कभी नहीं बोलती थी, लेकिन जब वो कॉन्टेस्ट को जीती, इसका मतलब वो स्मार्ट है ना। आर्टिस्टिक थी, उसके अंदर एक आर्ट छुपा हुआ था? बिल्कुल थी। मिस्चीवियस थी? शरारती थी? नहीं थी। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन बनते हैं, 1, 4 और 5 वाले, और हमारा ये डी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेंचोस फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय, लेंचो के फील्ड को, ये आ गया हमारा अ लेटर टू गॉड चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का। तो लेंचो के फील्ड्स को किसने डिस्ट्रॉय किया था? उसके फील्ड्स को हेल स्टोन्स ने डिस्ट्रॉय किया था। तो हमारा आ जाता है बी पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द बॉयज थॉट दैट मैच विद द लाइन। कौन सी लाइन है? एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो कह रहे हैं कि इस लाइन के अकॉर्डिंग, जो हमें लाइन दी गई है, एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, तो बॉय के थॉट्स क्या थे? अब हमें पहले पहचानना पड़ेगा किस चैप्टर में से है। ये है द बॉल पोम। द बॉल पोम में जब उसकी बॉल खो जाती है, तो वो क्या करता है? वो रिजिड खड़ा हो जाता है, वो बिल्कुल मूव नहीं करता, वो ट्रेम्बल कर रहा होता है, वो शिवर, वो कांप रहा होता है, और बस देख रहा होता है जहां पे उसकी बॉल गायब हो गई थी। तो इस टाइम उसके मन में क्या-क्या थॉट्स चल रहे थे, हमें उसके बारे में इसमें आंसर बताना है।
फर्स्ट है आई वंडर हाउ आई कैन रिट्रीव द बॉल। आई गेस आई विल नीड हेल्प। वो ये सोच रहा था कि मुझे अपनी बॉल को रिट्रीव वापस कैसे लेना है और मुझे लगता है मुझे मदद की ज़रूरत है। क्या वो ये सोच रहा था? सेकंड, गुड रिडेंस, नाउ आई कैन गेट अ न्यू वन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ व्हाइल। अच्छा हुआ मुझे इससे रिडेंस मतलब मुझे इससे छुटकारा मिला, बहुत ही अच्छा हुआ। अब मैं एक नई खरीदूँगा। ठीक है? मैं इसके लिए बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है? I think I can catch it if I run through this alley. I must cut it off before it falls into the harbor. मुझे लगता है मुझे इसके पीछे भागना चाहिए। अगर मैं नहीं भागा तो अभी ये हार्बर में गिर जाएगी, अभी ये पानी में गिर जाएगी। ठीक है? तो वो भागने की सोच रहा था या नहीं सोच रहा था हमें नहीं पता। आगे चलते हैं। ओह! आई हैव लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया। इट इज़ गॉन, वो चली गई। इट इज़ गॉन फॉरएवर, अब वो हमेशा के लिए चली गई। दैट वाज़ ऑल द टाइम आई हैड विद इट। अब इतना ही समय था, इतना ही टाइम मैं उसके साथ स्पेंड कर सकता था और मैंने वो कर लिया। अब टाइम खत्म हो चुका है। तो बेटा इसका एब्सोल्यूटली 4th ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे उसको बॉल दिख ही नहीं रही थी, बॉल तो हार्बर पे जा चुकी थी और वो उस जगह को देख रहा था जहाँ से बॉल गायब हुई थी। तो 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है डी ऑप्शन। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो कि आज की वर्कशीट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोएम? तो बॉल पोएम में वो बच्चा क्या सीख रहा है, वो लड़का क्या सीख रहा है? टू बियर द लॉस, की लॉस कैसे, देखो लाइफ में लॉस होते रहेंगे तो हमें उसको सहना आना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। टू बी इररिस्पॉन्सिबल, कभी भी रिस्पॉन्सिबल मत बनो, हमेशा इररिस्पॉन्सिबल बन के रहो। या बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर बन जाता है बेटा डी पार्ट, बोथ ए एंड बी, कि हमें लॉस को सहना पड़ेगा और हमें अपनी चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने कर लिया है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं लिटरेचर की, आप उनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएँगे चैप्टर्स। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू किड्स।